from one surface and emit out from the other surface. In general, the incident and emergent surfaces are inclined at any angle called angle of prism or refracting angle of prism. ये आपके प्रिज्म के कुछ सिचुएशन है। ये 3 डायमेंशनल बॉडी होता है प्रिज्म। देखिए ये कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं। ये प्रिज्म कुछ इस प्रकार का है। क्या आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है? यस। तो इस स्ट्रक्चर में 2 सरफेसेस आपको इंक्लाइन दिख रहे होंगे। एक ये वाली सरफेस इंक्लाइन दिख रहे होंगे, ये वाली। और एक पीछे वाला है, ये वाला दिख रहा होगा। इसको हम कैसे दिखा रहे हैं? एक ये है ना? ये दोनों सरफेस से जो आपस में इंक्लाइंड है। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन को ध्यान से देखें, मतलब कि अगर हम यहाँ पे खड़ा होके इस जगह खड़ा होकर के अगर इसको ऑब्जर्व करें तो प्रिंस बताओ तो ये कैसा दिखेगा? तो ट्रायंगल दिखेगा ना? यस सर। ट्रायंगल दिखेगा। तो बेसिकली यही ट्रायंगुलर शेप हम लोग यूज करते हैं यही ट्रायंगुलर शेप हम प्रिज्म का यूज करते हैं प्रैक्टिस में। ये प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन कहलाता है। प्रिज्म का एक्चुअल शेप आपके सामने यहाँ है और जो हम यूज करते हैं ये आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का यूज करते हैं। ये क्रॉस सेक्शन कहलाता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रिज्म। तो हम इसके एक सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करते हैं और इसके भीतर में एक अलग मीडियम होता है। जनरली ये ट्रांसपेरेंट है तो फाइबर का या शीशा का ये हो सकता है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपनी जो हो सो हो। मान लेते हैं इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। इसके एक सरफेस से हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं। ये देखो लाइट इंसिडेंट हुआ। और ये उसका नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। बाहर में हवा है तो हवा से लाइट जा रहा है शीशा के अंदर, मतलब जा रहा है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। लाइट को तो ऐसे चले जाना था सीधा,
लाइट को तो इस तरह से सीधा चले जाना था, लेकिन लाइट यहां से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है। ये लाइट इस तरह से बेंड हो जाता है, और फिर जब ये दूसरे सतह पर इंसिडेंट होता है, यहाँ पर भी देखो ये नॉर्मल है। डेंसर टू है। लाइट अभी क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है। लाइट को ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि डेंसर से रेयर जा रहा है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, और फाइनली लाइट जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ से बाहर निकल जाए। ये आपके हो गए इमर्जेंट रे, ये हो गए इमर्जेंट रे, और ये दोनों जो हैं आपके नॉर्मल है। ये एक नॉर्मल है, एक ये नॉर्मल। जिस सरफेस पर लाइट इंसिडेंट किया और जिस सरफेस से लाइट निकला, इन्हीं दो सरफेस के बीच जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। So this is represented by A. So here A is angle of prism. A को हम कहते हैं एंगल ऑफ। चलो हम थोड़ा इसका डायग्राम को बड़ा बनाते हैं और इसके ज्योमेट्री को हम समझते हैं। So let me discuss geometry of prism. ध्यान से इस डायग्राम को समझिएगा, क्योंकि यही बेसिकली काम आएगा आपको सब जगह प्रिज्म के लिए। तो मैं एक थोड़ा बड़ा डायग्राम लेता हूँ। ये हम ट्रायंगुलर प्रिज्म लिए। इसके एक सरफेस से लाइट घुसता है, ये सरफेस से लाइट घुसा, जिसको ऐसे चले जाना था, ऐसे चले जाना था, लेकिन ये ऐसे नहीं जाता, क्योंकि यहाँ नॉर्मल के साथ देख रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बन रहा है, क्योंकि जा रहा है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड, जैसा कि ऊपर बताया बेंड हो गया। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। फिर जब ये सरफेस पर इंसिडेंट हुआ तो ये इसके नॉर्मल हुए, ये नॉर्मल हुए। अब यहाँ पे लाइट को सीधे इस तरह से निकल जाना था, लेकिन वो इस तरह निकल नहीं पाएगा, क्योंकि वो जा रहा है अब डेंसर से रेयर मीडियम में। भीतर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और म्यू से बाहर हवा की तरफ जा रहा है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड है, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको दिखाया। तो आप ये रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो ये है नॉर्मल, दो तो नॉर्मल हुआ। ये है इसके इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। और ये जो निकला है इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। बाहर निकलने वाले रे को कहते हैं इमर्जेंट रे। जिस एंगल पर ये नॉर्मल से इंसिडेंट करता है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और सरफेस के साथ जो ये एंगल बनाया, सपोज करो ये सरफेस के साथ एंगल थीटा बनाया, थीटा का मान 90 माइनस आई, इस एंगल को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल।
इस एंगल को कहते हैं रिफ्लैक्स एंगल। अगर रिफ्लैक्स एंगल कहीं दिया हुआ है तो समझ लेना ये वाली। जनरली ये वाली एंगल आपको दिया नहीं रहता, तो हम इसको कंफ्यूजन ना हो हम हटा दें। तो हम इस एंगल को हम हटा देते हैं। आइए बात करते हैं आगे। ध्यान से देखो, ये आपके हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। जिस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट किया, ये सरफेस पर देख रहे होगे लाइट इंसिडेंट किया, ये सरफेस पर लाइट इंसिडेंट किया, और ये सरफेस से लाइट देखो टकरा के बाहर निकला, यहाँ से बाहर निकला, यहाँ से घुसा, इस सरफेस से घुसा और इस सरफेस से निकला। तो जिस सरफेस से घुसता है और जिस सरफेस से निकलता है, इन्हीं दो सरफेस के बीच जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो हम कोई भी एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं कहेंगे। ये भी एक एंगल है, यहाँ पर भी एक एंगल है कि ये भी एंगल बन रहा है, लेकिन ये एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भी प्रिज्म के भीतर का ही एंगल है। सो हम इसको कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। ये वाले आगे बढ़ो। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिस एंगल से वो इंसिडेंट करता है नॉर्मल के साथ, और ये नॉर्मल से जो भीतर रिफ्रैक्ट होकर घुसा बेंडिंग करते हुए, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस। पहला सरफेस से ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यही रे आपके आगे बढ़ते चले गए और यहां पर इस सरफेस पर जाकर के इंसिडेंट, दूसरे सरफेस पर यही जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बन गए आपके इंसिडेंट रे, ये वाली। इसको हम एंगल मान लेते हैं आर, और ये एंगल, ये रे फिर यहां से बाहर निकला, नॉर्मल से टोटल एंगल जो बना इसको बोलते हैं ई, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। ई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस, और आई जो है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंट। इनिशियल इंसिडेंट रे ये आपके हो गए इनिशियल इंसिडेंट रे, और ये है फाइनल इमर्जेंट रे के बीच जो एंगल बनता है, इसको कहते हैं डेविएशन। इसको कहते हैं डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। इनिशियल इंसिडेंट रे और फाइनल इमर्जेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसी को कहते हैं। तो आप लोग ये नोट करो पहले, तो फिर हम इसकी ज्योमेट्री की डिस्कशन। हम इसका पीडीएफ डाल देंगे, डायग्राम थोड़ा सा इसका डालेंगे, आप लोग को दिक्कत वीडियो तो आपको पहले से लीक है, फिल्म नहीं नोट किया विवेक? हाँ सर कर। सरकार बनाना। तो अब बताओ तुम, पहला जो सरफेस है, ये जो फर्स्ट सरफेस जिस पे लाइट इंसिडेंट किया है, उस सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लिखो। बाहर में हवा है, बाहर में हवा है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और प्रिज्म के अंदर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और हम यहाँ इस इंटरफेस पे, इस वाले इंटरफेस पे, ये वाले इंटरफेस पे हम लिखना चाहते हैं स्नेल्स लॉ। तो बताओ कोई बच्चा स्नेल्स लॉ क्या लिखो? तो 1 into sin I is equal to mu into sin R।
दिस इज इक्वेशन। दूसरा सरफेस के लिए भी, यहाँ के लिए भी आप बताइए। म्यू साइन आर। ये सरफेस के लिए हमको स्नेल्स लॉ लिखना। बाहर में हवा है, बाहर में हवा है, साइन ई बाई साइन यहाँ पर भी हवा ही है, इसका म्यू 1 है। तो हम इसको उलट के लिख देते हैं 1 इंटू साइन ए, 1 इंटू साइन ए बटा साइन R2 बराबर म्यू इंटू साइन R1 लिख सकते हैं, R2। ठीक है प्रिंस। यस सर। तो दो ठो इक्वेशन हमें स्नेल्स लॉ क्या, दो ठो इक्वेशन हम मेरे स्नेल्स लॉ। अब देखो दो ठो इक्वेशन हम ज्योमेट्री से कैसे लिख रहे हैं, आप लोग सभी कोई ध्यान से देखना। कहां से आवाज आ रहा है? विवेक तुम्हारे यहाँ लड़ाई हो रही है? कोई बोलता है चलो म्यूट करके रखो, जहां पर से आवाज आ रहा है वहां म्यूट कर लो। लड़ाई हो रही देखो यहाँ ध्यान से, ये नॉर्मल है, सब कोई देखो ध्यान से, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इस सरफेस पर ये नॉर्मल है। तोड़ने पड़े के तो चल जाए। ये टोटल एंगल 90 हुआ, 90 में सर ये टोटल एंगल 90 होगा, और इस पूरे 90 में ये R1 है, ये R1 है, ये कितना बचेगा? 90 माइनस R1। अरे बोलो भाई तुम लोग। 90 माइनस R1। 90 माइनस R1। R1। ये टोटल 90 है, ये पूरा 90 है, और इस ये 90 क्यों है? क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल। ये 90 है, 90 में ये R1 है, तो बाकी ये कितना बचेगा? 90 माइनस R1। ये आपके हो गए, हम इसको इंडिकेट कर देते हैं, ये हो गए 90 माइनस R, 90 माइनस R। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर भी कुछ कहानी वैसा ही है। ये सरफेस है और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो ये पूरी एंगल 90 थी, और इस पूरे 90 में ये R2 है, ये कितना बचेगा? ये वाला 90 माइनस R। 90 माइनस R2 बचेगा। तो हम इसको भी इंडिकेट कर देते हैं यहाँ, 90 माइनस R। आप लोग भी इंडिकेट करो। चलो हम इस बात को थोड़ा सा बड़ा करके बाहर में लिख देते हैं। देखो ध्यान से कैसे लिख रहे हैं। ये वाली जो एंगल हुई, ये वाली जो एंगल हुई वो 90 माइनस R1, और ये वाली जो एंगल हुई ये हुई 90 माइनस R। अब देखो तो क्या आपको एक त्रिभुज दिख रहा है? यस सर। क्या आपको एक त्रिभुज ये दिख रहा है? ये वाली त्रिभुज, इस त्रिभुज के एक एंगल A है, एक एंगल ये वाला 90 माइनस R1 है, और एक एंगल ये 90 माइनस R2 है। तो तीनों एंगल का जोड़ 180 होना चाहिए ना? यस सर। त्रिभुज के भीतर के सभी एंगल का जोड़ 180 होता है। आप इसको यूज करो तो क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो A 90 माइनस R प्लस 90 माइनस R1 प्लस प्लस 90 माइनस R2 इज इक्वल टू 180। यस सर। और 90 जो लेफ्ट साइड है उसको जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, और उसको राइट साइड भेज के सॉल्व करेंगे 0। तो आपको R1 प्लस R2 का इक्वेशन आ जाएगा A, और ये आपके हो गए इक्वेशन नंबर। सिंप्लीफाई करो, आपको R1 प्लस R2 का वैल्यू आ जाएगा। यस सर।
I simplified it. आएगा ना? यस सर। सिंपलीफाई। ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये आपके हाथ आ गए, ये तीसरा इक्वेशन। अब ध्यान से देखो हम क्या करने वाले हैं। सब कोई देखना, ये आपके आई है, ये बाबू आई है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आई होंगे, ये वाली। यस सर। ये डॉटेड लाइन से लेकर ये वाला जो लाइन होगा ये पूरा आई होगा, दिख रहा है? यस। और इस पूरे आई में ये R1 है, तो ये कितना बचेगा? आई माइनस R1। आई माइनस R1, ये बचा आई माइनस R। यही ज्योमेट्री है, यही ज्योमेट्री आपको समझना है। और अब देखो, ये आपके E है, ये वाला पार्ट E है, तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी E होंगे। यस सर। और इस पूरे E में ये R2 है, ये वाला छोटका एंगल R2 है, तो ये कितना बचेगा? ई माइनस R। E माइनस R, ये वाला एंगल बचेगा E माइनस। और ये वाली एक एंगल दिख रहा है डेल्टा। तो अब आप देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल को तुम गौर से देखो, इस ट्रायंगल को देख रहे होगे, दिख रहा है ये वाली ट्रायंगल? यस सर। इस ट्रायंगल में ये जो डेल्टा है ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। यस। और एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होता है? सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। यस। यस। ये एक्सटीरियर एंगल जो डेल्टा है इसको लिख सकते हैं दिस एंगल प्लस दिस। सो डेल्टा बराबर आप लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। अपोजिट टू इंटीरियर एंगल में एक एंगल हो गया आई माइनस R, और एक हो गया E माइनस R। और फिर डेल्टा बराबर हो जाएगा I प्लस E, माइनस कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 आ जाएगा। R1 प्लस R2 बराबर तो A है ना? यस। माइनस कॉमन ले लेंगे तो भीतर में हो जाएगा ना R1 प्लस R2, यस सर। और R1 प्लस R2 बराबर तो A है। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 4। बस यही 4 इक्वेशन है जो पूरे प्रिज्म के साथ काम करते रहेंगे थ्रू आउट। प्रिज्म के कोई भी सवाल सॉल्व करने हैं तो बस आपको यही 4 इक्वेशन का। 4 इक्वेशन लिखते कैसे हैं समझ में आया? लिखिए पड़ेगा। फिर से बताएं। यस। नहीं सर। अब आइए हम इसके प्रॉब्लम्स जो क्या क्या पूछे जाते हैं और फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक करके हम उसको उसको हम कंसिडर करते हैं और फिर सीखते हैं। सबसे पहले टू फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, इफ आई मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो दिया हुआ है, आई ए एंड म्यू आर गिवन।
आपको ये दिया है कि कितनी एंगल पर लाइट इंसिडेंट किया, या आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, और प्रिज्म के बारे में दे दिया। प्रिज्म के बारे में दिया मतलब क्या देगा? प्रिज्म के बारे में दिया मतलब आपको एंगल ऑफ प्रिज्म प्रिज्म का एंगल देगा और उसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, मतलब ए और म्यू देगा। और एंगल कितना पर इंसिडेंट किया है लाइट, वो एंगल आपको दे दिया नॉर्मल से। और फिर आपसे पूछता है कि बताओ कि हम इतनी एंगल बनाकर इस प्रिज्म में लाइट इंसिडेंट करेंगे तो उस लाइट में कितनी डेविएशन होगी। तो निकालने का जो प्रोसेस है वो बस यही 4 इक्वेशन आपको हेल्प करेगा जो सामने में तुम देखो। कैसे करोगे? तो सुनो, इसका जो एल्गोरिथम है कि निकालने के जो प्रोसेस है, 4 इक्वेशन यूज कर निकालना क्या है, याद रहे, ये डेल्टा निकालना, डेविएशन जो होता है I प्लस E माइनस ए। आपको I और A दिया हुआ है, I और A दिया हुआ है, E नहीं पता। अगर E निकल जाए तो डेविएशन एंगल निकल जाए। यस सर। I और A दिया हुआ है, E नहीं पता। अगर E निकल जाए तो एंगल ऑफ डेविएशन ये जो निकालना है निकल जाए। लेकिन ये E पता करने में आपको मेहनत करना पड़ेगा। करेंगे पहले क्या कीजिए, पहले इक्वेशन 1 में आइए और इससे आपको निकालना होगा R1। ये जो पहला इक्वेशन है इसमें आप I की वैल्यू और म्यू की वैल्यू रख दीजिए। पहला जो इक्वेशन है उसमें I की वैल्यू और म्यू की वैल्यू रख दीजिए, तो आपको क्या निकल जाएगा? R1 निकल जाएगा। R1 फिर इक्वेशन नंबर 3 में आ जाओ। इक्वेशन नंबर 3 में आ जाओ, ये नंबर 3 है, उसमें R1 का वैल्यू पुट कर दो। जो आपने अभी इक्वेशन 1 से R1 निकाला है उसको आप पुट कर दो R1 का वैल्यू, और A तो दिया ही हुआ है, इससे आपको निकल जाएगा R2। पुट R1 एंड फाइंड R2। अब जब R2 निकल आया तो इक्वेशन 2 में चले जाओ, ये है नंबर 2। इस 2 इक्वेशन में R2 की वैल्यू प्लेस कर दो, म्यू तो दिया ही हुआ है, इसमें R2 वैल्यू प्लेस कर दो, म्यू तो दिया ही हुआ है। तो इसको सॉल्व करोगे तो E निकलेगा। पुट R2 एंड फाइंड E, और फिर लास्ट में देन फ्रॉम इक्वेशन 4 आपको डेल्टा निकाल लेना है। फाइंड डेल्टा। डेल्टा का समीकरण क्या था? I प्लस E माइनस ए। I और A तो दिया ही हुआ है, E नहीं मालूम था, और E देखो कैसे निकाले हैं। पहले तीनों इक्वेशन को यूज करना पड़ा, तब जाके आपको ये निकला, डायरेक्ट E नहीं निकलेगा। तो आपको अगर अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा तो आपको अलग अलग उसके डेविएशन मिलेगा। अगर आपको दिया हुआ है कि 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बताइए डेविएशन क्या होगा। 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बताओ डेविएशन। 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बताओ डेविएशन। तो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आप यहां से डेविएशन निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट,
condition for minimum deviation. यही सबसे ज्यादा प्रिज्म के साथ पूछे जाने वाला क्वेश्चन, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। तो जब आप ये पहला काम करके अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एक दिए गए प्रिज्म के साथ, तब जब आप डेविएशन इस फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट करोगे अलग अलग एंगल के साथ, जैसे 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस डाल के जब आप उसको डेविएशन निकालोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको प्राप्त होगा, इट इज फाउंड दैट as angle of incidence increases, जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान बढ़ाते हैं, the deviation decreases. डेविएशन घटता है to its minimum value, to its minimum value. When I becomes equal to R, I becomes equal to E, and then further as I increases, I becomes the equal deviation to R बोले increases. नहीं, ई होते हैं। ये आपको अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पर देखने को मिलेगा कि पहले आप आई के मान बढ़ाते जाओ तो डेविएशन के मान पहले घटना शुरू होगा और वो एक मिनिमम वैल्यू तक घट के पहुंचे, और वो मिनिमम वैल्यू तब आता है जब आई और ई, ये आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ई जो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, जब ये दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर ऐसा संजोग बन जाता है कि आई और ई बराबर हो गए, तब उस केस में पाया जाता है कि जो ये डेविएशन एंगल है वो मिनिमम है। और फिर जैसे जैसे हम आई के मान बढ़ाते जाते हैं तो डेविएशन फर्दर फिर बढ़ना शुरू। इसको आप एक ग्राफ से समझ सकते हैं। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का, ये डेविएशन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसके ग्राफ कुछ इस तरह से हमें मिलते हैं, जैसे जैसे हम आई के वैल्यू बढ़ाते हैं डेविएशन घटता है, और फिर उसके बाद एक मिनिमम वैल्यू जाने के बाद डेविएशन बढ़ना शुरू हो। और ये जो मिनिमम डेविएशन, ये मिनिमम डेविएशन कब होता है? ये डेविएशन का मान मिनिमम कब होता है? ये तब होता है जब आई की वैल्यू और ई की वैल्यू एग्जैक्टली बराबर हो जाए। आई और ई जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस एक पर्टिकुलर संजोग ऐसा बनता है कि बराबर हो गए, तब उस केस में जो ये डेविएशन है वो मिली। यही है, देखिए यही है कंडीशन। इसी को हम अगर नोट करें कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपसे कंडीशन पूछा है, तो कंडीशंस इसमें आप लिख सकते हो। सबसे जो इम्पोर्टेंट कंडीशन आया वो तो लिखा ही है,
ये I और E आपस में बराबर। और जब देखो I और E बराबर हो जाएंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, लेफ्ट हैंड साइड में I और E बराबर हो जाएंगे तो राइट हैंड साइड के R1 और R2 भी बराबर हो जाएंगे। यस सर। होंगे ना Yes, फ्रेंड्स? sir. तो Yes, sir. आप इस कंडीशन के साथ दूसरा कंडीशन भी कनेक्ट कर सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 R1 और R2 भी दोनों आपस में बराबर। और जब R1 R2 बराबर हो गए तो इक्वेशन नंबर 3 से क्या कह सकते हो, ये बराबर कितना के होंगे, तो a/2 के हो जाएंगे। A/2. इसको हम इक्वेशन 3 भी ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आपको प्राप्त होगा कि R1 R2 ये बराबर हो जाएंगे और ये बराबर कितना के होंगे, a/2। A/2. ये है आपके पास दो कंडीशन, यही है मिनिमम कंडीशन, मिनिमम डेविएशन के कंडीशन। I और E बराबर होंगे, और I और E बराबर होने के लिए R1 R2 बराबर होंगे, और ये किसके बराबर होंगे, तो सुनो, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बताओ कि मिनिमम डेविएशन हो रहा है, ये एंगल कितना हो, ये जो फर्स्ट सरफेस का रिफ्रैक्टिंग है, रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, R1 कितना होगा, सीधे आप a/2 कर देना। Yes, sir. एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दिया रहेगा 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, जो भी है उसको हाफ कर देना तो R1 निकल जाएगा। जैसे ही R1 निकलेगा तो I, अगर आपसे पूछा जा रहा है कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये डेविएशन मिनिमम होगा, I का मान निकाल सकते हो। जैसे ही R1 निकला तो इक्वेशन 1 यूज कर लो, R1 यूज करके आप I निकाल सकते हो। यस। मतलब कि आपके जो रहस्य है वो खुल जाए, जो भी क्वेश्चंस इसके साथ कनेक्टेड है वो आपके काम आना शुरू। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और पाते हैं, आप निकालना चाहते हैं मिनिमम डेविएशन इस कंडीशन में क्या हो। फाइंड मिनिमम डेविएशन मिनिमम डेविएशन कितना हो, तो उसके लिए आप चले जाओ इक्वेशन मिनिमम निकालने के लिए। कहाँ जाओगे, इक्वेशन डेविएशन के लिए इक्वेशन 4 में चले जाओ, इक्वेशन नंबर 4 में चले जाओ। वैसे जो रिजल्ट आएगा उसको याद ही रखना, याद रखना। तो आपके मिनिमम डेविएशन बराबर क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स, I और E तो बराबर है ना, तो हम E का वैल्यू I कर देते हैं, तो I + I 2I 2I. माइनस, यहाँ से तुम I निकाल, तो I का मान कितना हो जाएगा, मिनिमम डेविएशन प्लस A/2 A/2. Yes, sir. ये हो गया। सब पता है, ये बोलो जी स्ट्रेट से बोलो। और इक्वेशन नंबर 1 में चले, 1 में चले, सर के बाद और यहाँ से म्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, सर बोलते तो बोलिए। एक म्यू बराबर sin I साइन I sin R वैसे upon sin R. सार साइन I का मान इतना है, Yes, sir. A प्लस Del minimum. डेल मिनिमम बाई 2 Yes, sir. बाई साइन R1, Yes. और R1 का मान A/2 है। Yes.
ये आपके पास फॉर्मूले हैं, ये जो अभी हमने निकाला है ये फॉर्मूला है। एक्चुअली में फॉर्मूला देखने में लग रहा होगा कि ये जो है वो म्यू निकालने का फॉर्मूला है ना, लेकिन बेसिकली हम इस फॉर्मूला को यूज करके मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि आपको जनरली प्रिज्म दिया रहता है, प्रिज्म दिया रहता है तो क्या दिया रहेगा आपको, म्यू का मान और ए का मान दिया रहेगा। तो म्यू और ए अगर दिया हुआ है इसको आप लगाकर मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट कर सकते। समझ आया? यस। तो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है इसी इक्वेशन के संबंधित, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो इससे आप मिनिमम डेविएशन निकाल सकते हो, कंडीशन आपके साथ। चलिए एक हम और कंडीशन डिस्कस करते हैं। वैसे प्रिज्म से कई कंडीशन है, तीसरी कंडीशन हम कंसिडर करते हैं। सर पीडीएफ भेज कंडीशन और कंडीशन ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म कैसा हो, राइटिंग ऑफ नेचुरल प्रिज्म कैसा हो, प्रिज्म कैसा हो मतलब, प्रिज्म कैसा हो मतलब प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी हो, उसका एंगल क्या हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशन हो, मतलब प्रिज्म कैसा हो, किस मटेरियल का हो, कितने एंगल का प्रिज्म हो, प्रिज्म कैसा हो। कंडीशन ऑफ प्रिज्म सो दैट light cannot emerge out whatever be the angle of incidence। चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, हम कोई भी एंगल बनाकर लाइट को प्रिज्म में डाल दें, वो लाइट प्रिज्म से बाहर नहीं निकलना चाहिए। फ्रॉम द अदर सर्फेस, इमर्ज आउट फ्रॉम अदर सर्फेस, फ्रॉम अदर सर्फेस। ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन हो जाते हैं और फिर भी ध्यान रखना है कैसे निकाल रहे हैं, देखो ध्यान से। हम इसका एक डायग्राम बनाकर आपके सामने रखें। लाइट कब निकलता है बहुत अच्छे से, जैसे मान लो आपके पास ये प्रिज्म है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये उसका एंगल ऑफ प्रिज्म है ए। और आप इस डायग्राम को देखो तो दिमाग में बताना तुम लोग, ये लाइट का नंबर 1 संख्या है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है लाल वाला, और ये नंबर 5। ये सब लाइट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 सब ये सोर्सेस से निकला है। बताओ तो इन पांचों लाइट में बहुत आराम से, बहुत आसानी से कौन लाइट बाहर निकल गया है? काला
और किसको निकलने में बहुत मुश्किल हुआ है। जी सर, 83 से ज्यादा इंसिडेंट्स। हाँ, पहले ये बताओ कि कौन आराम से निकल गया है। फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला निकल, यस, उसको निकलने में कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा घुस टकराया कि निकला। दूसरा वाला भी निकल गया है, लेकिन थोड़ा सा इसको मुश्किल का सामना करना। तीसरा वाला को थोड़ा और ज्यादा सामना करना पड़ा। चौथा वाला तो बेचारा को मालूम ही नहीं है कि हम निकले कि नहीं निकले। दिख रहा है ना प्रिंस? यस सर। ये चौथा वाला जो लाइट है उसको तो पता ही नहीं कि हम निकले हैं कि नहीं निकले, वो तो सरफेस पे हिल गया। यस सर। इसी को बोलते हैं क्रिटिकल। और पांचवा वाला तो एकदम श्योर है कि हम नहीं निकल पाए। तो निकलने में सबसे ज्यादा परेशानी किसको हो रही है? चौथे वाले। और सबसे आसानी किसको हो रही है? वन। आसानी क्यों हुई? आसानी क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 0 है। नॉर्मल टकराया ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 0 है। 0 19 है। और यहाँ पे ये निकल क्यों नहीं पाया, या ये कंफ्यूज कैसे हो? जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान देख रहे हो बढ़ रहा है, उसको निकलने में दिक्कतें होनी शुरू होगी। सरफेस के बीच बना रहा है। और एक समय बाद इतना बढ़ गया कि लाइट निकल ही नहीं पाया, कुछ भी नहीं, घुस गया वापस पीछे, मतलब भीतर 90 खींचेंगे सब निकल ही नहीं पाया उस पर। रिटर्न बैक हो गया। तो याद रखें, इतनी कम एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो लाइट इजीली बाहर निकले। अब आइए अपने इस टॉपिक में, और हमको बताइए, यही लाइट निकल रहा है ना, इमर्जेंट रे? यहां देखो ध्यान से, यही ना लाइट निकल रहा है, इमर्जेंट रे। क्या सबको विजिबल है? ये उंगली मेरा उंगली दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। अब बताओ देख के, ये जो लाइट है ये आराम से तब निकलेगा जब ये वाली एंगल कम हो। यस सर। यस। ये वाली एंगल जितनी कम होगी, इस लाइट को बाहर निकलने की उतना ही ज्यादा टेंडेंसी। अब बताओ, ये एंगल सबसे कम कब होगा? ये एंगल सबसे कम तब होगा जब ये वाला एंगल सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि R1 और R2 का जोड़ तो हमेशा फिक्स रहना है, ये ही रहना है। यहाँ देखो, इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को। R1 और R2 का सम हमेशा A ही रहना है, इसमें कोई डाउट नहीं करना, ये फिक्स है। अगर आप R1 R2 के वैल्यू को वो बहुत कम रखना चाहोगे तो R1 आपके सबसे ज्यादा हो जाएगा, और R1 सबसे ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए? I सबसे ज्यादा होना चाहिए। यस सर। जितना ज्यादा I होगा उतना ज्यादा R1 होगा, जितना ज्यादा R1 होगा उतना कम R2 होगा, उतना कम R2 पे लाइट निकलने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। और इस टेंडेंसी में भी लाइट अगर बाहर ना निकला तो फिर लाइट कभी कोई जीवन में बाहर नहीं निकली। समझ आया? जैसे प्रिंस, जैसे एक एग्जाम हो रहा है, एग्जाम में एक सीट है और एक ही लड़का परीक्षा में बैठा है।
एकदम इजी क्वेश्चन आया, एकदम इजी क्वेश्चन आया। तो फाड़ देगा। अब वो लड़का एग्जाम पास अगर नहीं करेगा, या उस लड़का को अगर नौकरी नहीं मिला, तो फिर क्या वो लड़का फिर कभी जीवन में कोई नौकरी का पा पाएगा? तुम क्या पूछ रहे? क्वेश्चन समझ में आया मेरा? आई डोंट कमेंट एनी पर्सन। एक वैकेंसी है, मान लो कि बैंक का नौकरी का एक वैकेंसी है, उसमें एक ही सीट है और उसका एग्जाम हुआ, एग्जाम में एक ही लड़का बैठा, 10 को नहीं बैठा कि कंपटीशन हो गया, एक ही लड़का बैठा और एग्जाम में भी एकदम से इजी क्वेश्चन तो बनाया भी चाहे ना पास हुई। और उस एग्जाम को भी अगर वो लड़का पास नहीं कर पाता है, तो फिर क्या वो लड़का कभी कोई जीवन में कोई कंपटीशन पास कर पाएगा? बोल दूंगा। वही बात है यहाँ पर कि अगर आप R2 की वैल्यू सबसे कम कर दो, उस पर भी अगर ये लाइट यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया, तो फिर ये लाइट कोई भी जीवन में बाहर नहीं। तो R2 का वैल्यू सबसे कम कब होगा? जब R1 सबसे ज्यादा। R1 सबसे ज्यादा कब होगा? जब I सबसे ज्यादा होगा। तो I सबसे मैक्सिमम कितना हो सकता है? I सबसे मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है। यस सर। 90 डिग्री पर भी अगर ये लाइट यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो फिर लाइट कभी भी बाहर नहीं। जीवन में कोई नहीं। यही है कंडीशन। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि एट I is equal to 90 degree, if ray cannot emerge out, then the light will never emit up. तो लाइट कभी भी बाहर नहीं निकलता है। और लाइट यहाँ पर बाहर क्यों नहीं निकल पाया? तो आप देखो ध्यान से, हम इसका एक रे डायग्राम कि हम अगर लाइट को इस तरह से डालें, ये हम बहुत छोटा एंगल रखे हैं, अप्रोक्सीमेटली हम 90 डिग्री बनाने का प्रयास करें, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ये लाइट आपके भीतर से है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो बढ़ के आई होना 90 डिग्री होना चाहता है। ये लाइट घुस के वो मिला अंदर, ऐसे ऐसे कहीं पर भी डाल देते हैं। ये उसकी हो गई R1 ना, R1 थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, बड़ा कर दिए। यहाँ पे ये रहा नॉर्मल, ये नॉर्मल दिख रहा होगा और यहाँ पर लाइट अगर बाहर नहीं निकल पाता है, तो वो तब नहीं निकल पाएगा जब ये वाली एंगल R2 क्रिटिकल से ज्यादा हो जाएगा। यस सर। तभी तो ये लाइट रिटर्न बैक हो जाएगा। यस सर। समझ आया? यहां से लाइट को आपको बाहर नहीं निकालने देना है, तो ये कब नहीं निकलेगा? ये तब नहीं निकलेगा जब लाइट यहाँ से रिटर्न बैक हो जाएगा, ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा और बराबर हो जाए तो लाइट ऐसे चला जाए, फिर भी हम बोलेंगे नहीं निकला। ये कंडीशन है। तो क्या कंडीशन आया?
लाइट बाहर नहीं निकलने का क्या कंडीशन आया? लाइट वजह पर था। तो आप कंडीशन कहेंगे यस। कंडीशन फॉर नो इमर्जेंसी, लाइट लाइट बाहर नहीं निकलने के कंडीशन क्या हुए? तो कंडीशन हुए एट I इक्वल टू 90 डिग्री, I इक्वल टू 90 डिग्री, R2 becomes greater than critical angle and R2 becomes greater than critical. Then light ray will never emit up from other surface. यही कंडीशन। अब आप इस कंडीशन को फॉलो करके रिलेशन सजा लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में जाओ, इक्वेशन 1 देखो कहाँ है, ये इक्वेशन 1 है। आई की वैल्यू 90 रख दो यहाँ पे, साइन R1 का वैल्यू निकला। तो 1 इंटू साइन 90 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। यहां से साइन R1 का वैल्यू आएगा 1 बाई म्यू, साइन 91 हो जाएंगे। और यहां से आप R1 की वैल्यू को थीटा सी कह सकते हो। याद है ना क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला? बाहर में हवा है और ये म्यू है, तो हवा और म्यू के लिए क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला याद है ना? यस सर। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हमने निकाला था हवा के लिए, हवा और म्यू के लिए, यही ना है? ये है म्यू आर हो गया 1 और म्यू डी हो गया म्यू, म्यू आर हो गया 1 और म्यू डी हो गया म्यू। तो साइन थीटा सी बराबर 1 बाई म्यू, तो 1 बाई म्यू बराबर साइन थीटा सी होता है। तो आप यहाँ कह सकते हो कि साइन थीटा सी बराबर 1 बाई म्यू होता है, तो R1 थीटा सी की जगह होगी R1 बराबर थीटा सी। ठीक है, नाउ R1 बराबर थीटा सी आया और R2 इज ग्रेटर देन थीटा सी आया। दोनों को ऐड कर दो। ऑन एडिंग तो क्या आएगा? लेफ्ट साइड R1 प्लस R2 जुड़ जाएंगे और राइट साइड में थीटा सी आ जाएंगे, ग्रेटर देन 2 थीटा सी। क्योंकि ये ग्रेटर देन है इसलिए सम जो है ग्रेटर देन। और R1 प्लस R2 क्या होता है? ए इज ग्रेटर देन 2 थीटा। तो जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ग्रेटर देन 2, ये हुआ पहला कंडीशन कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो क्रिटिकल एंगल के डबल से अगर ज्यादा हो जाए तो फिर लाइट कोई भी हालत में बाहर नहीं निकलेगा, चाहे आप कितना भी एंगल बनाकर यहाँ लाइट डाल दो, यहाँ से लाइट बाहर नहीं है। ये हुआ एक कंडीशन। अगर प्रिज्म की जो एंगल है इस प्रिज्म के क्रिटिकल एंगल के 2 गुना से अगर ज्यादा है, जैसे ये प्रिज्म शीशा का है, बाहर में हवा है,
तो शीशा की क्रिटिकल एंगल कितना हम लोग निकाले थे, 2 भूल गए? 2/3 3 1.2 42 डिग्री निकाले थे ना। 42 डिग्री सर। 42 तो तो 42 को डबल करो, 84। 84 डिग्री। तो अगर ये एंगल ऑफ प्रिज्म 84 डिग्री से ज्यादा हुआ, 84 डिग्री से अगर ज्यादा हुआ, तो फिर लाइट कोई भी हालत में कितना भी एंगल बना के डाल दोगे, यहां से बाहर नहीं निकलेगा, रिटर्न है। 85 डिग्री, 86 डिग्री, 87 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, कोई भी एंगल बना के डालोगे तो लाइट यहां से बाहर नहीं निकलेगा, रिटर्न। दिस इज द कंडीशन। कितना है? ठीक है, यहां से आप थीटा सी की वैल्यू क्या लिख सकते हो? थीटा सी की वैल्यू लिख सकते हो लेस देन a/2। 2 को नीचे भेज दिए, या ऐसा करो, छोड़ो इसको हम a/2 ग्रेटर देन थीटा सी लिख सकते हैं। 2 जो राइट साइड में उसको नीचे भेज दिए, लेफ्ट साइड में वो नीचे आ जाएगा। दोनों साइड साइन ले लो, दोनों साइड अपने मन से हम साइन ले लें। लेफ्ट साइड हो गया साइन a/2, राइट साइड हो गया साइन थीटा सी। और साइन a/2 तो ठीक है, रहने दो। राइट साइड थीटा सी को 1/μ लिख सकते हैं। क्रिटिकल एंगल याद रखें, हवा और म्यू के लिए 1/μ। क्रिटिकल एंगल का बेसिक फॉर्मूला सबको याद रखना, जैसे अपना नाम याद रखते हो वैसे। क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी बराबर μr/μd। μr मतलब रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μd मतलब डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेयर मीडियम यहाँ हवा है, हवा के लिए हुआ है। डेंसर मीडियम यहाँ प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो है साइन थीटा सी बराबर 1/μ। इस केस में तो 1/μ को हम यहाँ साइन थीटा सी लिख सकते हैं। म्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ म्यू भेज दो, ग्रेटर देन 1/sin थीटा सी, साइन a/2 हो जाए। और 1/sin a/2 क्या होंगे? तो cosec a/2, 1/sin cosec। इसमें थोड़ी सी गणित इन्वॉल्व है, इसलिए नीट में इस सेक्शन के क्वेश्चन पूछने का आसार कम है, वैसे कुछ भी कर सकता है। तो आपकी यही 2 कंडीशन याद रखें। हम यहाँ पर कंडीशन को नोट कर देते हैं। फॉर नो इमरजेंस, इमरजेंस अगर लाइट की नहीं, के लिए एक कंडीशन आया कि प्रिज्म की जो एंगल हो उस प्रिज्म के क्रिटिकल एंगल के डबल से ज्यादा हो। दूसरा, प्रिज्म की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो वो cosec a/2 से ज्यादा। एक ये आया और एक ये। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, पहला या दूसरा, दोनों एक ही से आता है, तो आपके लाइट कोई भी हालत में कितना भी एंगल बनाकर इंसिडेंट करोगे तो नहीं, 90 डिग्री पर भी डालोगे तब भी नहीं। एक लास्ट कंडीशन और हम डिस्कस करेंगे इसमें। डेविएशन बाय नैरो प्रिज्म।
नैरो प्रिज्म मतलब दुबला पतला प्रिज्म। नैरो प्रिज्म तब जब जो एंगल ऑफ प्रिज्म हो वो लेस देन 8 डिग्री हो जाए। आठ डिग्री से कम वाली जो एंगल ऑफ प्रिज्म है उसको हम नैरो प्रिज्म रूप में कह सकते हैं। तो देखो, समझो, यहां देखो a का मान कितना है, 8 डिग्री से कम है। सब कोई ध्यान से समझना, यहां जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो 8 डिग्री से कम। अब आ जाओ यहां, और R1 प्लस R2 ये दोनों का जोड़ a के बराबर है, जो a 8 डिग्री से भी कम है। मान लो 8 डिग्री से कम, कोई एक वैल्यू बताओ तो मोहित। बस 8 डिग्री से कम कोई एक एंगल बोलो। 5 डिग्री। 5 डिग्री। तो a का मान 5 डिग्री है, तो R1 और R2 का जोड़ 5 डिग्री है। इसका मतलब R1 5 डिग्री से छोटा होगा, R2 भी 5 डिग्री से छोटा होगा। यस सर। हो सकता है R1 2 डिग्री हो और R2 3 डिग्री, या R1 4 डिग्री हो, R2 1 डिग्री हो। R1 R2 5 डिग्री से भी छोटा हो, दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों का जोड़ 5 डिग्री होना है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अगर a इज वेरी स्मॉल, एंगल जो a है ये अगर बहुत छोटा है, then R1 and R2, R1 और R2 and hence I and E will be very very small। हम इसको छोटा कह सकते हैं, और जब ऐसा होगा इक्वेशन 1 को, जो आपका ये इक्वेशन 1 है, जब एंगल बहुत छोटा होगा I और R1 बहुत छोटा होगा, तो साइन I को I लिख सकते हैं और साइन R1 को R1 लिख सकते हैं। याद है ना, if theta is very small, तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली हम लोग थीटा लिखते हैं। तो हम यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। तो साइन I को I लिखा, न्यू इंटू R1, और इक्वेशन 2 को E बराबर न्यू इंटू R2 लिख सकते है ना। साइन E को फिर हम E लिख देंगे, साइन R2 को फिर हम R2 लिख देंगे, और इन दोनों को जोड़ दो ऑन एडिंग, तो I प्लस E बराबर म्यू R1 प्लस R, तो I प्लस E बराबर हो जाएंगे म्यू इंटू A, क्योंकि R1 प्लस R2 का मान A के बराबर। Therefore, डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? डेविएशन का फॉर्मूला था I प्लस E माइनस A। तो I प्लस E दोनों का जोड़ तो मेरा निकला है म्यू इंटू A माइनस, तो डेविएशन का मान म्यू माइनस 1 इंटू, और ये भी मिनिमम ही डेविएशन आएगा, छोटा ही आएगा, ये डेविएशन आएगा। हालांकि डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर प्रिज्म बहुत बहुत छोटा हो तो डेविएशन का हम आकलन प्रिज्म के साथ सिद्ध कर सकते हैं। और यहाँ से तुमको दिख रहा होगा कि जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी और जितनी ज्यादा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, डेविएशन उतना ही ज्यादा होगा।
अगर आपसे एक प्रश्न ये पूछा जाए कि हम प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर एक पूछा जाए, मान लो आपके पास 2 प्रिज्म है, एक प्रिज्म ये है और एक प्रिज्म ये है, और दोनों प्रिज्म में हम एंगल ऑफ इंसिडेंस लाइट के सेम रखे हैं, दोनों प्रिज्म में लाइट सेम एंगल पर इंसिडेंट कर रहा है। ये नॉर्मल है। यहाँ भी 30 डिग्री एंगल बनाकर इंसिडेंट किया और यहाँ पर भी 30 डिग्री एंगल बनाकर इंसिडेंट किया। यहाँ जो एंगल ऑफ प्रिज्म है 30 डिग्री का है, यहाँ जो या उसको हम एंगल बदल देते हैं, यहाँ 45 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म है और यहाँ 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो बताइए इन दोनों प्रिज्म में लाइट किससे ज्यादा डेविएट करेगा? 60 डिग्री वाला बोल दो। 60 डिग्री वाला 60 डिग्री वाला से ज्यादा डेविएट करेगा, दोनों के अगर म्यू सेम है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ प्रिज्म दिख रहा है। प्रिज्म ये जो डेल्टा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। जितना ज्यादा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा डेविएशन उतना ही ज्यादा होगा। तो पहला प्रिज्म के डेविएशन और दूसरा प्रिज्म के डेविएशन में अंतर होगा। एक बात, अगर मान लो ऐसा हुआ ये भी एंगल 45 डिग्री, ये भी एंगल 45 डिग्री, दोनों प्रिज्म का एंगल एक ही है, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6। तो बताओ दोनों में किस में डेविएशन ज्यादा हो? पहला वाला में कि दूसरा वाला? दूसरा 1.6 घटाए ना माइनस में, तो जवाब बोलो प्रिंस। 0.6 बोला कि 0.5 है। दूसरे वाले हाँ दूसरा वाला सर डेविएशन दूसरा ज्यादा वाला है, 1.6 है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी उसका डेविएशन ज्यादा। ये छोटा सा जो डेरिवेशन आया है, इस डेरिवेशन से आप इस तरह के जवाब दे सकते हैं। ठीक है, यही है प्रिज्म। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्पर्शन लाइट का डिफरेंट कलर्स में टूटने के फिनोमेना को, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। चलो थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास, और एक मिनट, ये नेक्स्ट क्लास जो है बुधवार को नहीं होगी। बुधवार को हम यहाँ नहीं रहेंगे, तो बुधवार को क्लास नहीं होगी। फिर अगली क्लास जो है वो फ्राइडे को। ठीक है, यार आज रिकॉर्डिंग भेज देंगे। ठीक है, हम भेज देंगे। तुम बार बार आते थे, बाहर जाते थे, कहाँ जाते थे? नहीं सर, काम ही नहीं कर रहा था नेट। मेरा लिंक ही नेट से आया था। तुम दिन भर बैठ के यूट्यूब देखते हो, सब डाटा खा जाते हो। नहीं सर, यूट्यूब का बचा के रखा। हाँ जी है। हाँ सर, राकेश रील्स ज्यादा देखता है। डाटा बचा के रखो मेरा क्लास करने के लिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट।